कोई भी बड़ा पद नहीं मिलने के बावजूद मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, मोहम्मद खान। अमित देशमुख जिस प्रभाग से चुनाव लड़ने को कहेंगे वहां मैं तैयार हूं, मोहम्मद खान। आजकल के राजकीय वातावरण में एकनिष्ठ कार्यकर्ता मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, फिर भी कोई लाभ का पद न मिलते हुए भी अपनी पार्टी और नेता के साथ बने रहना बड़ी बात है। लातूर युवक कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद खान भी इन्हीं में से एक हैं। हिंदनामा से बात करते मोहम्मद खान ने बताया कि अपना कारोबार संभालते हुए उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी पूरी की। लातूर के पूर्व पालक मंत्री आमदार अमित देशमुख जी का हुक्म हमेशा सर आंखों पर होगा, ऐसा इस समय बात करते हुए कहा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जमीयत ए उलेमा हिंद के शहर उपाध्यक्ष पद पर भी उन्होंने विविध मुहिमों को अंजाम दिया। देखिए लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासिर की ये रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासिर। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक नए एपिसोड में नए पर्सनालिटी से रूबरू कराने आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसे युवा उद्योजक और एक ऐसे राजकीय व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जो काम है वो विविध क्षेत्रों में किया है। जैसा कि वो एक एनिमल लवर भी है, घोड़ों को पालते हैं, घोड़ों के एक बहुत ज्यादा शौकीन हैं, और इसके अलावा राजकीय क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। युवक कांग्रेस के विविध पदों पे उन्होंने विविध रोलों में अपना काम किया है। वो कपड़े का होलसेल व्यापार भी करते हैं और रियल एस्टेट डेवलपर भी है। तो हाँ, आज बात कर रहे हैं मोहम्मद खान साहब की। आइए उनसे बात करते हैं। हिंदनामा में आपका स्वागत है मोहम्मद जी। हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपने एजुकेशन क्या किया है और आप किस किस क्षेत्र व्यापार में आप काम करते हैं, ये दर्शकों को बताइए। मेरा एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा लातूर से ही, और मैं जो है सो सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में भी मेरा काम रह चुका है इस लातूर जिले के हद तक। और मेरा कपड़ों का होलसेल का काम है। उसके अलावा वो कपड़े जो ट्रेडिंग करता हूं, उसके अलावा भी जो कुछ ऐसे गारमेंट है जिसका हम खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। और मेरे वालिद का आज 35 साल के करीब से लातूर में रियल एस्टेट और डेवलपर्स का काम रह चुका है, और वो काम भी बआसानी से हम देखते हैं। आपने धार्मिक क्षेत्र की बात की, तो आप धार्मिक क्षेत्र में जमीयत उलमा से जुड़े हैं, तो उसमें आपने किस रोल पे कैसा कैसा काम किया, जरा बताइए। जमीयत उलमा के अंदर जो है सो मौलाना अरशद मदनी साहब की जो जमीयत है, उस जमीयत में मैंने 2 बार नायब सदर बोल के मैं चुना गया, और बहुत से मसाइल के अंदर हम जाके वहां पे लोगों के मसाइल छुड़ाने की कोशिश करें। और गौर गरीब लड़कियों की शादियां हैं, बच्चों की फीस है पढ़ाई की, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे जा रहे हैं तो उनको जो दिक्कतें आती हैं स्कॉलरशिप की वगैरह, उन सभी चीजों के अंदर हम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जाके वहां पे लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौन सा नेता कब कौन सी पार्टी में जा रहा है आप बोल नहीं सकते। लातूर शहर में भी आपने देखा कि बड़े बड़े पदों पे नगर अध्यक्ष, महापौर रहे वाले लोग भी अपने पर्सनल रीजंस के वजह से उन्होंने पार्टियां बदली है। आप पिछले 10 सालों से तकरीबन कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आपको ऐसा कोई मतलब बड़ा लाभ का पद जो बोलते वो नहीं मिला, फिर भी आप अभी तक कांग्रेस में डटे हुए हैं और कांग्रेस में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको कांग्रेस ने आपको नहीं छोड़ा और आपने कांग्रेस को नहीं छोड़ा? ये दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं माननीय श्री अमित विलासराव जी देशमुख साहब, इनके वास्ते ये हमारी मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत की वजह से, और मोहब्बत जो है वो ऐसा जरूरत से नहीं रहती। हमारी जो मोहब्बत है ये बेजुरत है, निस्वार्थ जिसको बोलते हैं, वो निस्वार्थी मोहब्बत हम उनसे करते हैं। और जब भी अमित भैया ने मुझे कहा कि आप इस पद के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर काम कीजिए, और उन्होंने जहां जहां मुझे मौका दिया तो पूरी ईमानदारी से हमने वो जो भी उन्होंने ओहदा दिया, पोस्ट दी, उसके ऊपर काम करके वो पोस्ट को हमने पूरी तरह से इंसाफ देने का काम करा हूं मैं आज तक।
और उनके हद तक वफादार और ईमानदार रह के काम करा मैं। और आगे भी अगर अगर कई जगह पे मेरे को मौका देते हैं तो बिल्कुल उनके हुक्म की हम पाबंदी से क्या बोलेंगे उसको, ये करेंगे, अमल बजावनी करके आगे भी हम काम करते रहेंगे। अगरचे उन्होंने महानगर पालिका इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कहा तो? बिल्कुल, अगर हमारे पार्टी के नेता ने अगर हमें हुक्म दिया कि महानगर पालिका के इलेक्शन फला वार्ड से तुम जाकर चुनाव लड़ाओ बोल के, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। लातूर के किसी भी वार्ड से तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, किसी भी वार्ड से मैं तैयार हूँ। अमित देशमुख साहब ने अगर हुक्म दिए मेरे को तो बिल्कुल मैं जहां उन्हें बोलेंगे वहां से ठहरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि आप सामाजिक काम कर रहे हैं, राजकीय भी आपकी पार्श्वभूमि रही है, बिजनेस में भी आपने काम कर रहे हैं, तो इतने कम उम्र में आपने ये जो चीजें की है, ये चीजों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने इतने सब चीजों, डाइवर्सिफाइड आपका बिजनेस है, ये सब चीजें आप कैसे हैंडल करते हैं? दरअसल ये सब चीजें करने में जो प्रेरणा मिली वो मेरे दादाजी जो थे लातूर के और उस्मानाबाद के पहले आरएमपी थे मेरे दादाजी डॉक्टर जब्बार खान साहब, उनको देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ। मेरे वालदा और वालिद से भी ज्यादा उनका प्रभाव मेरे ऊपर रहा और उनकी ही परवरिश में और जेर तालीमियत के अंदर मैं बड़ा हुआ और उन्हीं की तरफ देख के ये सब चीजों को करना, लड़ना और शौक करना, ये सब कुछ, और सरोवर के अंदर भी रोल रह चुका मेरा, तो उन्हीं की तरफ देख के ये समाज में जो अन्याय हो रहा है, होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो मैं प्रेरित हुआ, तो वो हमारे दादाजी की तरफ से ही मुझे ये प्रेरणा मिली। आपके फैमिली जो खान फैमिली है उसका एक बड़ा धड़ा राष्ट्रवादी में है, तो आप कांग्रेस में कैसे क्या है? दरअसल मसला ऐसा है कि ये मेरा भले ही परिवार पूरा एक है, पर जरूरी नहीं है कि सोच मेरी सबकी तरह चलनी चाहिए। दुनिया में हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान अलग सोचता है, उसकी सोचने की कैपेसिटी भी अलग है, जिसका उसका एक नजरिया है, और जिसको उसको जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी की सोच है, जिसको पसंद आती है, वो हिसाब से हम कांग्रेस के अंदर जो है सो ज्वाइन हो गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की विचारधारा तो एक ही है ना, वो भी दोनों भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, ऐसा अपने आप को बताती है, और धर्मनिरपेक्ष राजनीति पे वो भरोसा करती हैं और वही एजेंडा लेकर चलती हैं। जी बिल्कुल, दोनों भी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष हैं, बट हमारे जो नेता हैं अमित विलासराव जी देशमुख साहब, वो सेक्युलर सोच रखने वाले हैं, और लातूर के अंदर मुझे नहीं लगता कि अमित देशमुख साहब के अलावा और कोई दूसरा साफ चेहरा लातूर के अंदर है, और उनसे मैं काफी इंप्रेस हो गया। उनकी सोच, लातूर के अंदर जो डेवलपमेंट करने की बात जो अमित देशमुख साहब, और उनके पास जो नजरिया है अमित देशमुख साहब के पास लातूर का डेवलपमेंट करने का, तो उसके वजह से हम उनके काम से बहुत इंप्रेस हैं, और वो इंप्रेस होने की वजह से मैं उनके साथ जुड़ गया। कांग्रेस में जुड़ने की वजह सिर्फ इतनी ही थी कि सिर्फ अमित देशमुख साहब को हमारे को साथ देने का, उस वजह से हम वहां पे हैं। और बाकी मेरे घर के लोग जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसी कोई बात हो सकती है कि वो उधर है हम इधर है, हम सब एक ही है। ऐसा मोहब्बत कायम है, अल्लाह का शुक्र। अभी आपने बताया कि आप जैसा कि जमीयत के इसमें काम कर रहे हैं, तो अभी फिल वक्त आपके पास क्या रोल है जमीयत का, और क्या आप काम देख रहे हैं जमीयत में? जमीयत उलमाए हिंद के अंदर मैं अभी फिलहाल शहर का नायब सदर बोल के काम देख रहा हूँ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो जो भी समाज के जो भी सवालात हैं, गौर गरीब लोगों का जो भी दुखवड़ा है, वो गवर्नमेंट के पास, शासन के पास जाके हम वो रखने का काम करते हैं, उनके सवालों को, और लोगों की मदद करने का काम आज भी जारी है। जमीयत ने अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के से लेकर जो एक नई जो मुहिम शुरू की है, वो उसके बारे में जरा बताइए। जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक क्यूआर कोड जो है सो दिया जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। आप सभी लोगों तक ये क्यूआर कोड पहुंचा है, जिसकी तारीख खत्म हो गई थी, पर अब उसकी तारीख जो है सो अभी आगे बढ़ाई गई है, 30 तारीख उसकी आखिरी है। तो 30 तारीख तक अपन लोगों ने उसके ऊपर जो है सो वो जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में आपके ईमेल के अंदर डायरेक्टली आप एंट्री करेंगे,
तो उसके अंदर एक ऑलरेडी मैटर टाइप करे वाला है कि भाई ये जो सिविल यूनिफॉर्म कोड जो है, ये जो कानून आ रहा है, तो वो हम लोगों को मंजूर नहीं है, उसकी दस्तक वो देता है। तो वो सिविल यूनिफॉर्म कोड हमको मंजूर नहीं है बोल के वो मेल अपने को गवर्नमेंट को भेजना है। तो मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहनें हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, शाना बशाना हिस्सा लेना चाहिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता रहे हैं, जमीयत और जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, कल को अगरचे कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखो, कांग्रेस की जो सोच है वो मुझे नहीं लगता कि सिविल यूनिफॉर्म कोड को उन्होंने सपोर्ट करेंगे बोल के। ये मेरी एक पर्सनल राय है, ये मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट किए उन्होंने तो फिर हम भी आगे का हमारा जो भी रास्ता है वो रास्ता हम जब तय करेंगे, जब का तब तय करेंगे। अच्छा, अब आप पिछले 10 सालों से युवा कांग्रेस के विविध पदों पे आपने काम किया है, लेकिन लातूर मतदार संघ जो है मुस्लिम बहुल मतदार संघ माना जाता है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज के युवाओं को मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नहीं दिखता, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो, ये मसला कैसा है, आप जो बता रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। जी, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, ये जो बता रहे हैं आप, इसके अंदर कैसा है मसला कि आप उतने मतलब काबिल भी होना चाहिए। ये पार्टी के अंदर मौका देने की रही बात, पार्टी ने आज तक जितने भी काम करने वाले बच्चे हैं उनको सबको मौका दिया है। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान युवाओं में उतनी काबिलियत नहीं है? अभी फिलहाल के कंडीशन में हमारे पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने, मेरे को लगता है कि अपनी काबिलियत मेरे नजर में नहीं, नेताओं की नजर में बढ़ानी चाहिए। अच्छा, जिस दिन नेताओं की नजर में काबिलियत बढ़ेंगी उस दिन अमित देशमुख साहब आगे उनको मौका देंगे, बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है पर्सनल। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के अंदर ऐसा कोई मतलब भेदभाव हो रहा है या फिर रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, भेदभाव की तो कोई बात नहीं है। देखो कैसा रहता है, मेरा एक बोलना है कि हम आप समझो 10-12 लड़के यूथ कांग्रेस के अंदर ओपन मुस्लिम हैं, और यूथ कांग्रेस का जो पोस्ट है वो एक मुस्लिम के लिए छूटा है समझो, तो अब वो 10 जनों के अंदर जो काबिल हैं अमित देशमुख साहब के नजर में, नेताओं की नजर में जो भी काबिल हैं, उनको ये जगह मिलने वाली जगह एक है, और उसके जो कैंडिडेट है वो 10 है। आपने बताया कि अगरचे आमदार साहब आपको बोले वो वार्ड से आप लड़ने को तैयार, फिर भी आपका कार्य क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र कौन सा प्रभाग या वार्ड रहेगा, ये बताइएगा। नहीं, ये कैसा है, कौन से कार्य क्षेत्र में और कौन से प्रभाग में मेरा प्रभाव है, ये मतलब बोलने से अच्छा ये है कि अमित देशमुख साहब ने अगर ये बात का मुझे हुक्म दिए कि ये वार्ड में आप जाइए, तो उस टाइम पे फिर फिक्स करेंगे कि फिर क्या करना है, कैसे करना है। तो आप दर्शकों को मैं बता दूं कि मोहम्मद भाई साहब का कॉन्फिडेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ओपन है कि किसी भी वार्ड से वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो पूरा अपना 100% देंगे। पक्ष श्रेष्ठियों ने जो भी डिसाइड किएंगे उसके ऊपर वो हमेशा मतलब राजी रहने की बात कर रहे हैं। आपने सामाजिक क्षेत्र की बात करी है, आप कृषि क्षेत्र में भी अलग अलग काम करते हैं, तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड आपने किस चीजों में इंटरेस्ट है, किस तरीके के काम आपने किए अभी तक? देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर जो है खेती का भी शौक मुझे रहा है, खानदानी खेती हमारे पास रहने की वजह से, दादा हैं, वालिद साहब हैं, मैं हैं, तो मैं दादा और वालिद साहब को देख के वो खेती सीखा पूरी। फिलहाल में अभी मेरे खेती के अंदर फल के बहुत सारे पेड़ मैंने लगाए हैं अभी, और वेजिटेबल्स का भी काम करता हूँ। उसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर जैसे कि टोमेटो है, जो कि आज तो तुम जानते ही हैं टोमेटो का क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं सो, तो टोमेटो है, अदरक का काम मेरे पास चलता है, हरी मिर्च का काम चलता है, शिमला मिर्च का काम चलता है, और फिलहाल में मेरी खेती की जो बॉर्डर है वहां पे बाम्बू का प्लांटेशन करने का हम अभी फिलहाल का अगला कॉन्सेप्ट हमारा है। तो कृषि क्षेत्र के अंदर जो भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कर रहे हैं लोग, तो जगह जगह जाके विजिट करना, उनकी टेक्निक को देखना, और उसी तरह से नए
तकनीकी काम के हिसाब से हम काम अभी खेती के अंदर चला रहे हैं। आप मुझे क्लियर साफ साफ बताइए बेबाकी से कि पिछले 10 साल में आप कांग्रेस में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक फ्रंट फुट पे हमने आपको कभी देखा नहीं। क्या वजह रही होंगी? आपका 10 साल का जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का आपका जो सफर है, वो सफरनामा जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? बैक फुट पे और फ्रंट फुट पे रहना, ये बात अलग है। और मेरा जो काम है वो अपनी जगह मैंने काम, मेरी जितनी जान है वो जान के हिसाब से काम किया। और अमित देशमुख साहब को ईमानदारी, उनके साथ ईमानदार रह के काम करा मैं। पर अमित देशमुख साहब के अलावा और धीरज देशमुख साहब हैं, दिलीप राव देशमुख साहब हैं, या वो देशमुख फैमिली जो है, वो फैमिली के अलावा दूसरे जो लीडर हैं, उन्होंने यानी मेरे साथ थोड़ा सा कभी कभार किया है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो जाती है उसके अंदर, तो कोई मसला नहीं। इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उसमें आपके ऊपर ऐसा पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे, उसको कंपटीशन बोलेंगे। अच्छा, काबिलियत का कंपटीशन था। उस कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा हो गया, आगे पीछे हो जाता है। कुछ लोग मिलके पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये कब का वाकया है? किस पद के लिए हुआ ये दरअसल जब भी मैं कोई पोस्ट के ऊपर आने की कोशिश करता हूँ, तब ये होते ही आया है। जैसे भी अमित देशमुख साहब के ध्यान में आया कि मैं वो चीज से महरूम रह रहा हूँ, तो बिल्कुल साहब ने मेरे को वो टाइम पे बुला के बोले कि मोहम्मद खान साहब, आपको ये काम करना है ये पोस्ट के ऊपर, तो हम बिल्कुल उनके हुक्म की पाबंदी करते हैं। क्या कारण रहे होंगे ऐसा करने के? किस चीज के कारण? आप जो बोल रहे हैं, आप कोई पोस्ट पे जब आने की बात आती है तो आपके साथ कुछ लोग जो है खींचातानी करते हैं, तो क्या वजह होंगी उसकी? देखिए, ये जो खींचातानी करने की जो बात कह रहे हैं आप, वो हर पार्टी के अंदर है। और वो मतलब कैसा रहता है, जो सीनियर है वो सीनियर थोड़ा सा नहीं जमने देते स्टार्टिंग में। मैं किसी एक पर्सनालिटी का नाम लेके यहाँ पे उनको जिक्र करके मैं बताना नहीं चाहता कि भाई ये शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत से लोगों ने किया है। मतलब युवाओं को मौका नहीं देते हैं, मिल रहा है इसकी वजह से? युवाओं को मौका मिल रहा है नहीं, रास्ता अपने को बनाना पड़ेगा। रास्ता तुम्हें कोई रेडीमेड नहीं देने वाला। जो पहले के कांग्रेस के हमारे लीडर थे, या फिर पहले के जो भी राजकीय लोग थे, उनके तरह के लोग नहीं है। जिस तरह के, अब मैं आपको बताऊं, मैं जब पार्टी के अंदर नया नया आया था, तो विक्रांत गोजमगुंडे साहब हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो अभी के एक्स मेयर हैं। तो विक्रांत गोजमगुंडे साहब ने मेरे को पहला मौका दिए थे, और मेरी विक्रांत भैया की पहचान भी नहीं थी, जान पहचान नहीं थी। जो मरहूम अजीम शेख साहब जो थे माजी नगर सेवक, उन्होंने, और सुरेश तात्या पवार, इन्होंने मेरे को कांग्रेस में प्रमोट करे। और उसके बाद में चांद पाशा घावटी साहब ने, तो ये सब लोगों ने मिलकर मेरे को सपोर्ट करने के बाद में फिर विक्रांत भैया से मेरी मुलाकात हुई। विक्रांत भैया ने मेरे को यूथ कांग्रेस के अंदर पहला सर चिटनीस बोल के पद दिए। तो उनके कार्यकाल में भी काम करने का जो मजा था, वो बहुत मजा आया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष पद का जो वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत बड़ा दिए थे विक्रांत भैया ने। उसके बाद में फिर महेश काले की बॉडी थी, तो वो बॉडी के अंदर भी मैंने काम किया, सर चिटनीस बोल के ही काम किया मैंने। उसके बाद में फिर मोहन सुरवसे इनोवा अध्यक्ष बन गए। थोड़ा सा हमारे यूथ कांग्रेस के अंदर फिर राजकीय थोड़ा सा दाव पेच बहुत जोरदार चलने लगे थे। तो उसके बाद में फिर गठबाजी भी थोड़ा सा हो रही थी, तो नेता हमारे अमित देशमुख साहब ने ये फैसला किए कि पार्टी के अंदर की गठबाजी पूरी तरह से खत्म करनी चाहिए। तो मोहन सुरवसे को उन्होंने मौका दिए। तो मोहन सुरवसे के साथ में फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट बोल के यूथ कांग्रेस के अंदर काम किया मैंने। तो ये जो रास्ते हैं, वो रास्ते अपने खुद को बनाना पड़ते हैं। अपने जो बुजुर्ग हैं, जिस तरह के मैंने नाम लिया, अजीम शेख साहब हैं, सुरेश पवार साहब हैं, चांद पाशा घावटी साहब हैं, इन्होंने मेरे को सपोर्ट करे। मोहित शेख साहब हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करे मेरे को, मोहित शेख साहब ने भी। तो ये लोगों ने सपोर्ट करने के बाद में रास्ता मुझे ही बनाना पड़ता है। वो पानी में उतार सकते हैं मुझे, पर तैरना मुझे आना चाहिए, और मुझे तैरना भी चाहिए। तो इसी बुनियाद के ऊपर आजकल के जो यंग जनरेशन आज जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही, समाजकारण में आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, तो मैं उनको सबको ये बोलना चाहता हूं कि भाई सपोर्ट तुमको हर जगह से मिलता, पर सपोर्ट के अलावा भी तुमको तुम्हारे रास्ते, कामयाबी के जो रास्ते हैं, वो रास्ते तुमको खोलना पड़ेगा। तुम्हारे मेहनत से, लगन से और जिद से ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती।
ये मुझे बोलना है। क्या लगता है अभी फिलहाल गठबंधन खत्म हो गई या अभी भी बाकी है? नहीं, गठबाजी अभी फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से गठबाजी चारों मुंडाचित हो गई है। अभी फिलहाल सिर्फ जो भी चल रहा है हमारे नेता का ही सिक्का चल रहा है। अमित देशमुख साहब ही बन रहे हैं बिल्कुल, और वो जो हुक्म देते हैं वो सबको सर आंखों पे रखकर पाबंदी के साथ उसका काम करना पड़ता है। पहले जो चल रहा था वो ज्यादा दिन के लिए भी नहीं था, जो हुआ ना नवाब भाई, ज्यादा दिन के लिए नहीं था। और सामाजिक क्षेत्र में मैं आपको ये भी बात बोलना भूल गया कैमरे के सामने, एम.आई. शेख साहब और एडवोकेट R.Y. शेख साहब, इनका भी बहुत सारा मार्गदर्शन मेरे को मिलने वाला है। जैसे कि मुस्लिम आरक्षण जब वो प्रश्न वो टाइम पे महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर उठा था, तो लातूर में उसके वास्ते जो मोर्चा हो गया था, वो मोर्चे के अंदर मैं एक्टिव था। ज्यादा वो टाइम पे मेरी उम्र नहीं थी, पर आपके जो वालिद मोहतरम है रिटायर्ड DYSP एम.आई. शेख साहब ने भी मेरे को वो टाइम पे बहुत सारा मार्गदर्शन करे वाला है। और उनके जो लेख है शोधन पेपर के अंदर जो साहब लिखते, वो शोधन पेपर के लेख पढ़ पढ़ के हमारे नॉलेज के अंदर इजाफा होने वाला है। तो ऐसा है, अभी फिलहाल में पार्टी के अंदर कोई गठबाजी वगैरह नहीं है, और गठबाजी पूरी चारों मुंडाचित हो गए वाली है। अमित देशमुख साहब जो भी अभी फिलहाल ऐलान कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, वो हिसाब से ही पार्टी का काम चल रहा है। और आने वाले वक्त में जो भी पार्टी के मतलब अभी महानगर पालिका के इलेक्शंस हैं, जिला परिषद के इलेक्शंस हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन, जो भी इलेक्शन आएंगे, पार्टी पूरे ताकत से अमित देशमुख साहब के पीछे हम सब और हमारे पूरे साथीदार रुके वाले आपको नजर आएंगे आने वाले वक्त में। तो कि कैसा गुटबाजी थी और बाद में गुटबाजी खत्म हो गई, और इंटरनल कंपटीशन तो हर जगह होता ही है जैसा उन्होंने बताया, और उसमें अपनी काबिलियत और अपनी ताकत से अपने को अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है और हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हिंदुस्तान की खासियत ये है कि यहाँ पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ये यंग एज की पॉपुलेशन है। आप खुद एक युवा हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप हिंदनामा के जरिए युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, हिंदनामा के जरिए से संदेश ये देना चाहता हूं कि युवाओं ने नौकरियों के पीछे भागने से अच्छा है कि खुद का छोटा मोटा क्यों नहीं होता कारोबार शुरू करना। ये सबसे पहली बात और असल अहम बात है। और छोटा मोटा कारोबार करते करते आप मेहनत, लगन, जिद से तुम्हारे कारोबार को बड़ा करना, और जैसा जैसा कारोबार बड़ा होते जाएगा वैसा वैसा अपने जैसे युवाओं को अपने कारोबार के अंदर शामिल करके उनको रोजगार देना। जैसा कि हमारे हिंदनामा के संपादक साहब सालार भाई, आप नवाब नसीर भाई साहब, आप लोगों ने अपना काम जो है सो एक शुरुआती दौर में जब शुरू किया था, तो जब हिंदनामा को ज्यादा उतना कुछ लोग नहीं जानते थे, पर आज आपकी मेहनत लगन से बहुत से लोग आज आपके चैनल को जानते हैं। तो उसी हिसाब से मेरे को ये बोलना है कि आप लोगों ने जैसा मेहनत करे वो हिसाब से आजकल के युवाओं ने मेहनत करना चाहिए। और कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हो गया, और धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अपने अपना योगदान देना चाहिए, और युवाओं ने खास करके देना चाहिए। तो आजकल मतलब मैं देख रहा हूं कि युवाओं के अंदर जो है सो मोबाइल के अंदर गेम खेलने का क्रेज बहुत बढ़ गया। तो वो चीजों से दूर रहते हुए अपन मैदान के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज करना, उसके अलावा भी काम कारोबार जो है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए युवाओं ने काम चलाना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। तो ये थे मोहम्मद खान साहब आपके लिए दर्शकों के सामने उन्होंने अपनी सब बातें बेबाकी से रखी, सवाल का अच्छे से जवाब दिया। देखते रहिए हिंदनामा न्यूज़, मिलते हैं अगली एपिसोड में।